मान जाओ ना प्लीज, मम्मी पापा को भी अबीर पसंद है, आप एक बार उससे मिल तो लो। कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं मिलना उस फटीचर से। भैया आपको अबीर से नहीं मिलना तो मत मिलिए, उसे पसंद नहीं करना है तो मत कीजिए, पर उसके बारे में कुछ भी गलत बोलने का अधिकार नहीं है आपको। मैं अपने अधिकार बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तू अपनी हद जरूर भूल गई है। यही सब करने के लिए तुझे कॉलेज भेजा था क्या? क्या क्या गलत किया है मैंने, बताइए। आपने भी तो शायना भाभी से लव मैरिज ही की थी ना, तो फिर मुझे अपना जीवन साथी चुनने का हक क्यों नहीं है, बताइए। रश्मि खबरदार, जो शायना को इस सब में घसीटने की कोशिश की तो मैं समझ गया कि तुम्हें समझाना बेकार है, और वैसे भी ये तुम्हारी जिंदगी है, तो मैं क्यों फालतू में टेंशन लूं। तुम्हें जिससे शादी करनी है तुम शौक से करो, बस इस पागलपन में मेरे और शायना की शामिल होने की उम्मीद मत रखना। ये कहकर रोहन गुस्से में वहाँ से चला गया। रोहन और रश्मि सगे भाई बहन थे। इनके पिता किशोरी लाल का अपना बिजनेस था, सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन बस तब तक जब तक कि रश्मि ने अपने दिल की बात अपने भाई को नहीं बताई थी। बेटा रोहन, तू हमें गलत समझ रहा है, हम रश्मि का बुरा क्यों चाहेंगे? अबीर वाकई बहुत अच्छा लड़का है, तू एक बार उससे। बस करो माँ, उस लड़के की औकात हमारे चपरासी जितनी भी नहीं है, और आप लोग उसे इस घर का दामाद बनाने के बारे में सोच रहे हैं। मैं आप लोगों को रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं इस शादी में शामिल नहीं होऊंगा, ये बात साफ है। रोहन अपनी बात पर अड़ा था तो रश्मि भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। बस यहीं से भाई बहन के रास्ते अलग हो गए। रश्मि ने अपनी पसंद के लड़के अबीर से शादी कर ली, जो कि एक कार मैकेनिक था, लेकिन वो रश्मि से बहुत प्यार करता था और रश्मि वाकई उसके साथ बहुत खुश थी। तुम अपना दिल छोटा मत करो रश्मि, मम्मी पापा को अपना बुढ़ापा रोहन भैया के सहारे ही गुजारना है, तो तुम खुद ही सोचो वो तुम्हारे लिए उनसे दुश्मनी कैसे मोल ले सकते हैं। सही कहा आपने, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर भैया मुझसे कब तक नाराज रहेंगे। क्या वो अब कभी मुझसे मिलने नहीं आएंगे? मैं उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए क्या करूं? तुम कुछ नहीं कर सकती रश्मि, और इस बात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। आपसे शादी करने का फैसले पर मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ और ना ही कभी होगा, और मुझे इस बात का भी पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल रोहन भैया को मेरी याद जरूर आएगी और वो मुझसे मिलने जरूर आएंगे। जहाँ एक तरफ रश्मि इस भरोसे के साथ जी रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ रोहन के घर पर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड रोहन, हमें ये करना ही होगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं रोहन मल्होत्रा उस 2 कौड़ी के आदमी के घर जाऊंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। अरे पर वो घर तुम्हारी बहन रश्मि का भी तो है। माना कि उसने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की, लेकिन अब बस करो, अब आपको जाकर उससे मिलना ही होगा। ये बहुत जरूरी है, समझे ना? शायना के आगे रोहन की एक नहीं चली, और इतने सालों बाद आखिरकार वो अपनी बहन रश्मि से मिलने उसके घर जाने के लिए तैयार हो गया। और फिर उसी शाम। हेलो रश्मि, कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ, पर सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं शायना बोल रही हूँ रश्मि, तुम्हारी भाभी। भाभी? आप क्या सच में आप ही हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब रश्मि, तुम्हारे भैया तुम्हें बहुत याद करते हैं। अच्छा, इतना याद करते तो मुझे कभी फोन क्यों नहीं किया? इतने साल हो गए उन्हें देखे, और मम्मी पापा, अब तो उनकी भी कोई खबर नहीं। वो मम्मी पापा अब नहीं रहे। 3 महीने पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था। हम उनके ट्रीटमेंट के लिए उन्हें फॉरेन भी लेकर गए थे, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं सके। बस रश्मि, उसके बाद से ही तुम्हारे भैया बिल्कुल टूट गए। वो इस हादसे के लिए खुद को जिम्मेदार मान बैठे हैं और हर पल तुम्हें ही याद करते हैं। इतना सब कुछ हो गया और मुझे आप लोगों ने खबर तक नहीं की। ये आप लोगों ने ठीक नहीं किया भाभी। हमें माफ कर दो रश्मि, अब जो हो गया हम उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन मेरा विश्वास करो, तुम्हारे भैया अब बिल्कुल बदल गए। वो बहुत शर्मिंदा है, उनकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती, हर वक्त बीपी हाई रहने लगा है। नहीं नहीं भाभी, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, आप चिंता मत करो। मैं अभी आ रही हूँ भैया से मिलने। रुको रश्मि, मैं सोच रही थी कि हम ही आ जाते तुमसे मिलने, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। अरे भाभी, आप लोग मुझसे मिलने घर आएंगे, इससे ज्यादा खुशी की बात तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। तो फिर ठीक है, तुम मुझे अपना एड्रेस मैसेज कर दो, हम लोग कल ही तुम्हारे घर आ रहे हैं। फोन पर ये सुनते ही रश्मि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो फौरन ही रोहन और शायना के स्वागत की तैयारियों में जुट गई। और फिर सुनिए, भैया भाभी कल आ रहे, तो मुझे आज से ही तैयारी करके रखनी होगी। ये लीजिए, ये रही सामान की लिस्ट, ये सब आप अभी के अभी लेकर आइए। अरे बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट! अपने गरीब पति पर कुछ तो दया करो यार। ना जी, आज कोई कंजूसी नहीं। मेरे भैया को खाने पीने का बहुत शौक है और मैं उनकी पसंद की हर एक चीज बनाना चाहती हूँ। अब मैंने भी कुछ पैसे जोड़ कर रखे, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे रुको भाई, मैं मजाक कर रहा था। मैं जानता हूँ कि कल का दिन तुम्हारे लिए कितना खास है, और तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारा पति इतना भी गरीब नहीं है कि एक दिन की दावत का खर्चा ना उठा सके।
ये कहकर अबीर सामान लेने बाजार चला गया और रश्मि तुरंत ही पूरे घर की साफ सफाई में लग गई। उसने जी जान लगा दी और रोहन की पसंद का हर पकवान बनाया। और फिर अगले दिन, भैया बहुत देर कर दी आपने, पर मुझे खुशी है कि आप आए तो सही। कैसी हो? आपको देख लिया, अब तो बहुत अच्छी हूँ भैया। इसके बाद रश्मि तुरंत ही रोहन और उसके परिवार की आवभगत में लग गई। उसने एक एक करके सारे पकवान सामने रखे, लेकिन रोहन ने उनमें से किसी को भी हाथ तक नहीं लगाया। ये देखकर रश्मि ने पूछा, क्या हुआ भैया, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे? देखिए ना, मैंने सब कुछ आपकी पसंद का बनाया है। अब वो मैंने तुम्हें बताया था ना कि इन्हें बीपी की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो ये स्ट्रिक्ट डाइट पर है फिलहाल। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। अब आप बताइए ना भैया, जो खाते मैं अभी जाकर बना लाती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। शाइना, वो पेपर्स। जी, ये लीजिए। ये कहकर शाइना ने अपने पर्स से कुछ पेपर्स निकालकर रोहन के हाथ में रख दिए, जिन्हें रश्मि की तरफ बढ़ाते हुए रोहन ने कहा, रश्मि, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन अब मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैंने गांव की हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने का फैसला किया है, जिसके लिए मुझे इन पेपर्स पर तुम्हारे साइन चाहिए। नहीं भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हुए रश्मि उन पेपर्स को रोहन को लौटाई रही थी कि तभी रोहन की बेटी ने कहा, बुआ जी प्लीज आप इन पेपर्स पर साइन कर दो ना। अगर आप इन पर साइन नहीं करोगी तो मम्मा का सारा प्लान फेल हो जाएगा। वो गांव का बड़ा सा घर वो पापा को चाहिए, आप उन्हें दे दो ना प्लीज। रश्मि ने फौरन उन पेपर्स को ध्यान से पढ़ने लगी और फिर कुछ देर बाद, तो ये है आप लोगों की सच्चाई। मम्मी पापा ने हमारा पुश्तैनी घर बहुत पहले ही मेरे नाम कर दिया था और ये बात आप लोगों ने कभी मुझे पता ही नहीं चलने दी। और आज भी आप लोग मुझसे मिलने नहीं बल्कि धोखे से मुझसे ये प्रॉपर्टी हथियाने आए। अरे एक बार सामने से कह कर तो देखते भैया, मैं खुद ही ये सब आपको दे देती। फेक नहीं चाहिए थी मुझे, तुम भिखारियों से तुमने जो किया उसके बाद तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलनी चाहिए थी। मैं आखिरी टाइम तक मम्मी पापा को समझाता रहा कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन नहीं, रो रो कर बिस्तर पकड़ लिया और फिर मर भी गए। लेकिन मेरी बात न मानने की तो जैसे कसम खा रखी थी उन्होंने। क्या इसका मतलब मम्मी पापा का एक्सीडेंट नहीं हुआ था? भाभी आपने मुझसे झूठ बोला। रश्मि के सवाल का शाइना के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन रश्मि अब सब समझ चुकी थी। फिर कुछ पल सोचकर उसने उन पेपर्स पर साइन किए और उन्हें रोहन की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये लीजिए, उम्मीद है कि अब आपकी शक्ल मुझे दोबारा कभी नहीं देखनी पड़ेगी। रोहन को जो चाहिए था वो उसे मिल गया था। वो मुस्कुराता हुआ अपने परिवार के साथ वहां से चला गया और उसके वहां से जाते ही रश्मि ने फौरन सारे पकवान समेटने शुरू कर दिए। ये देखकर अबीर ने उससे पूछा, रश्मि तुम ठीक तो हो ना? और ये सब कहाँ ले जा रही हो? गरीबों को खिलाने। हो सकता है कि मेरे ऐसा करने से भगवान मेरे भैया को माफ कर दे और मेरे मम्मी पापा की आत्मा को शांति मिल सके। नागपुर में जगमोहन अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका एक बेटा नीरव और बेटी दिव्या थे। उन दोनों भाई बहन में बचपन से ही बड़ा प्यार था। वो दोनों साथ में मिलजुल कर रहते थे। दोनों भाई बहन की ग्रेजुएशन पूरी होते ही वो एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगे। धीरे धीरे समय बीता और अब दिव्या के लिए घर वालों ने लड़का देखना शुरू कर दिया। काफी खोजबीन के बाद दिव्या के लिए आदेश नाम का एक अच्छा शरीफ लड़का मिल जाता है। लड़का तो बड़ा ही समझदार लगता है और दिखने में भी अच्छा है। तुम्हारा क्या ख्याल है दिव्या? दिव्या शर्मा जाती है। सबको उसका जवाब मिल जाता है। फिर सबकी रजामंदी से उनकी शादी हो जाती है। दिव्या के ससुराल में उसके सास ससुर नहीं थे, जिस कारण आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां उसने संभाल ली। इधर आदेश सारा दिन ऑफिस में काम करता तो वहीं दिव्या घर संभालती और छुट्टी वाले दिन दोनों मिलकर बाहर घूमने जाते हैं। कुछ समय बाद दिव्या ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसके आने से उनके परिवार में खुशियां और भी बढ़ गई। लेकिन फिर एक रोज आदेश की अचानक ही नौकरी छूट जाती है और काफी ढूंढने के बाद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है जी, अब क्या होगा? घर खर्च चलाने के लिए अब हमें अपनी सेविंग तोड़नी पड़ रही है और ऐसे ही चलता रहा तो हमारी तो सारी सेविंग ही खत्म हो जाएगी। तुम देख तो रही हो दिव्या, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी जल्द से जल्द नौकरी लग जाए। मैं अपने भाई नीरव से इस बारे में बात करती हूँ, अब वही हमारी मदद कर सकता है। दिव्या नीरव को फोन करके उसे सारी बात बताती है। सच में भाई हम बड़े परेशान हैं। काफी समय हो गया इनको नौकरी ढूंढते हुए, लेकिन इन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही। डोंट वरी दीदी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जीजा जी की नौकरी लग जाए, आप परेशान मत हो। ये कहकर नीरव फोन रख देता है और अगले दिन अपने बॉस से कंपनी में वैकेंसी की बात करता है। देखो नीरव, तुम हमारे एक होनहार एम्प्लॉय हो, लेकिन सच कहूँ तो इस वक्त मेरे पास पूरा स्टाफ है
मैं जबरदस्ती किसी को भी भर्ती करके अपने ऊपर बेफालतू का खर्चा नहीं बढ़ा सकता। नो प्रॉब्लम सर। फिर नीरव ने अपने कई दोस्तों से भी अपने जीजा की नौकरी के लिए बात की, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी और आखिर में नीरव दिव्या को फोन करके बताता है, दीदी मैंने जीजा जी के लिए कई जगह पर बात की, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। वो क्या है ना, इस वक्त कहीं भी नौकरी नहीं है। अच्छा, अब इन्हें मजबूरन ही कोई छोटा मोटा मजदूरी का काम ही करना पड़ेगा। वैसे दीदी आपको किसी भी तरह की कोई आर्थिक मदद की जरूरत होगी तो आप बिल्कुल भी मत शर्माना, आप मुझसे बेझिझक कहना। अब आदेश को मजबूरी में एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम ही करना पड़ता है, लेकिन उसकी तनख्वाह कुछ ज्यादा नहीं थी, जिससे बड़ी मुश्किल से घर खर्च चल पा रहा था। उधर नीरव का प्रमोशन हो जाता है और अब उसकी माँ आशा देवी नीरव के लिए लड़की देखने लगी। फिर एक अमीर घर की लड़की शिवन्या को आदेश पसंद आ जाता है और वो इस शादी के लिए हाँ कर देती है। दहेज में नीरव को 60 लाख नगद, एक गाड़ी और जरूरत का सारा सामान मिलता है। शादी के कुछ समय बाद एक रोज दिव्या नीरव को फोन करती है, भैया आदेश जी पर बहुत कर्जा हो गया है, वो फैक्ट्री में ओवरटाइम करके भी इतना नहीं कमा पा रहे, मुश्किल से 13,000 ही बन पा रहे। अब तो मेरा घर चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है, क्या तुम मुझे 25,000 रूपए उधार दे सकते हो? दीदी मैं कुछ देर में ही तुम्हारे अकाउंट में 50,000 डलवा दूंगा। थैंक यू भाई, एक तुम ही हो जो हमारे इस बुरे समय में हमारी मदद कर रहे हो, नहीं तो इनके सभी रिश्तेदारों ने हमसे मुंह फेर लिया है। जब ये अच्छा कमाते थे तो सभी रिश्तेदार इनके आगे पीछे घूमते थे, लेकिन अब तो कोई भी इनको नहीं पूछता। दीदी आपको जब भी पैसे चाहिए होंगे तो आप बस मुझे बता देना। ये कहकर नीरव फोन रख देता है, लेकिन पीछे खड़ी उसकी पत्नी शिवन्या को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। वो नहीं चाहती थी कि नीरव दहेज में मिले पैसे या अपनी सैलरी में से अपनी बहन को कुछ भी पैसे दे। फिर वो नीरव से कलेश करना शुरू कर देती है, आखिर जरूरत क्या है तुम्हें अपनी बहन को पैसे देने की? जब देखो हर बार उसका एक ही रोना लगा रहता है। मुझे तो लगता है वो ये सब झूठ मूठ का नाटक करती है ताकि तुम उस पर तरस खाकर उसे पैसे देते रहो। अच्छे से जानती हूँ उनकी नजर 60 लाख निकलवाने की होगी। तुम अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। जीजा जी की नौकरी जाने के बाद उनकी हालत खराब हो गई है, इसलिए वो मुझसे मदद मांगती है, और अगर ऐसे में मैं उनके काम नहीं आ सका तो मेरा भाई होना ही गलत है। तुम ना सच में बड़े ही भोले हो। अरे तुम्हें अपनी बहन की चालाकी समझ में क्यों नहीं आती? वो बस तुम्हें लूट रही है। तुम्हें मेरी बहन के बारे में ये सब बोलने से पहले 4 बार सोचना चाहिए। और हाँ, मैं उन्हें पैसे दहेज में मिले पैसों से नहीं बल्कि अपनी सैलरी से देता हूँ। अब तुम अपने काम से काम रखो और इस समय ना ही पढ़ो तो बेहतर होगा। नीरव शिवन्या की बातों को नजरअंदाज कर देता है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज दिव्या आदेश और टिया के साथ मायके आती है। दिव्या तो अपनी भाभी से अच्छे से बात करती है, लेकिन शिवन्या उससे उखड़ी उखड़ी रहती। कुछ देर बाद शिवन्या सबके लिए नाश्ता बनाती है। वो सभी को डाइनिंग टेबल पर मेथी के पराठे, मक्खन और दही के साथ परोसती है। सभी नाश्ता करते हैं। आदेश की प्लेट में रखे 3 पराठे वो खा चुका था। एक और पराठा लेने के लिए वो जैसे ही प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाता है, तभी शिवन्या गुस्से में बोलती है, मैंने आपके लिए 3 ही पराठे बनाए थे जो कि आप खा चुके हैं। अब ये पराठे नीरव के लिए हैं, वो आकर इन्हें खाएंगे। अब आप इन्हें हाथ मत लगाइए। ये सुनकर आदेश शर्मिंदा हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहू, अगर मेरी प्लेट में भी पराठा कम पड़ जाएगा और मेरी और खाने की इच्छा होगी तो क्या तू मुझे भी ऐसे ही मना कर देगी? नहीं माँ जी, मैं आपके लिए और बना दूंगी। तो फिर तुमने दामाद जी से ऐसा क्यों कहा? वो हमारे मेहमान हैं। अब तुम नीरव के लिए 2 पराठे और लगा दो। सासू माँ, पराठे सच में बहुत अच्छे बने थे, इसलिए मेरी और खाने की इच्छा थी, लेकिन अब मेरा पेट भर गया है, मुझे नहीं खाना। बेटा, मैं शिवन्या की तरफ से माफी मांगती हूँ। अब तुम ये पराठे खा लो ना। अपनी सास के बार बार कहने पर आदेश वो पराठे खा लेता है। उधर शिवन्या गुस्से में रसोई में बर्तन पटकने लगती है। फिर नीरव बाहर आता है। अरे माँ, ये रसोई से बर्तन पटकने की आवाज क्यों आ रही है? आपने शिवन्या से कुछ कहा क्या? अरे नहीं भाई, वो क्या है ना, लगता है भाभी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए वो गुस्से में है। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगी। दिव्या कोई भी बात नीरव तक नहीं आने देती, लेकिन शिवन्या की ये बात आदेश के दिल पर लग चुकी थी और उसने दिव्या से वापस घर चलने के लिए कहा। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए दिव्या। हमारे यहाँ रहने से शिवन्या का काम बढ़ गया है। चलो वापस अपने घर चलते हैं। वो दोनों वापस अपने घर आ गए, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था कि पैसे की क्या कीमत है। इसलिए अब उन दोनों ने दिन रात मेहनत करके अपने लिए नौकरी ढूंढी और अब उन्हें बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब आदेश के साथ साथ दिव्या भी नौकरी करने लगी। फिर धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और अब वो लोग भी अपना जीवन खुशी से जीने लगे। Thanks for watching.